अस्सलामुअलैकुम हमारे प्यारे दोस्तों। मेरी हाफिज कुरान बेटी की मौत हो गई। ये वाक़या बहुत ही अजीब होने वाला है। इसे सुनकर आपकी रूहों तलक ज़मीन काँप जाएगी। मेरी हाफिज कुरान बेटी की मौत हो गई तो इसकी मैयत के सांप लिपटा हुआ था। किसी ने भी मेरी बेटी को गुल्स नहीं दिया, सबसे गुल्स देने से इनकार कर दिया। मजबूरी में मैं खुद ही इसे गुल्स देने के लिए चला गया, लेकिन जैसे ही मैं कफन हटाया तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मेरी बेटी के जिस्म पर तो मैं फ़र्ज की नमाज़ पढ़ने के बाद मस्जिद में बैठा हुआ कुरान मजीद पढ़ रहा था। रोज़ाना फजर की नमाज के बाद एक सिपारा पढ़ लिया करता था। मस्जिद हमारे इलाके में ही थी और इस मस्जिद के साथ एक ही बहुत ही बड़ा कब्रिस्तान भी था। अभी कुरान पाक पढ़ रहा था कि मुझे बाहर से किसी आदमी के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आने लगी। आवाज़ें इस कदर ऊंची थी कि मुझे कुरान पाक नहीं पढ़ा जा रहा था। वह जो कोई भी था सीख सीख के कर रो रहा था। मजबूरी होकर कुरान मजीद की तिलावत को ख़त्म किया और उठकर बाहर कब्रिस्तान में आ गया। सामने ही एक कब्र पर एक बुजुर्ग धारे मार मार कर रोए जा रहे थे। मुझे लगा कि इस बुजुर्ग को मैंने कहीं देखा हुआ है। मैंने इसके पास जाकर इससे कहा, कंधे पर हाथ रखा तो वह मुझे देखने लगे और बड़ी मुश्किल से इन्होंने मेरे नाम लेकर मुझे पुकारा। जैसे ही इन्होंने मेरा नाम लिया तो मुझे याद आ गई कि यह तो अंकल नसीम हैं। मैं इनकी ऐसे हालत देखकर हैरान रह गया था। मैंने इनकी तसल्ली दी और फिर इनकी खैरियत दर्शाया करते हुए पूछा कि किसकी कब्र है। मुझे मालूम था कि अंकल नसीम की बीवी का बहुत ही परेशान ही इंतकाल हो चुका था, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह किसकी कब्र है। पर बैठकर इस कदर रोए रहे हैं क्योंकि यह तो उनकी बीवी की कब्र नहीं थी। और फिर अगली बात मैंने मेरे होश उड़ा दी जब इन्होंने बताया कि इसकी बेटी तमन्ना की कब्र है। यह लफ्ज़ सुनकर मैंने हैरान रह गया था, क्योंकि इनकी बेटी तमन्ना को बहुत ही अच्छे जानते थे। इनकी बेटी की उम्र मुझसे बहुत ही कम थी। वह तकरीबन 18 साल की होगी, मगर वह अचानक ऐसे कैसे वफ़ाया पा सकती है। अब मुझे अंकल नसीम के इस तरह रोने की वजह समझ आ रही थी। जवान बेटी की मौत से इन्हें इस कदर दिल बर्दाश्त और दुख कर दियागा कि मैंने इन्हें सहारा देकर खड़ा किया तो मेरे हाथ पकड़कर कब्र के रास्ते पे पार करने लगे। मैंने अंकल से पूछा कि तमन्ना का इंतकाल कैसे हुआ। तमन्ना की मौत की खबर ने मुझे बहुत ही दुख कर दिया था। कौन सोचता सकता है कि हंसती मुस्कुराती लड़की इस तरह ज़िंदगी से बाजी हार जाएगी, क्योंकि तमन्ना के अंदर कूट कूट के ज़िंदगी भरपूर भरी हुई थी। वह बहुत ही सरास्ती लड़की करती थी, क्योंकि मैं इसे बचपन से ही जानता था। हम दोनों एक ही मोहल्ले में रहा करते थे और एक ही मदरसे में हम दोनों कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे थे, क्योंकि हमारे मोहल्ले में एक ही मदरसा था जहाँ पर बच्चे को कुरान पाक कराया जाता था। लेकिन जैसे ही बच्चे और बच्चियाँ थोड़ी बड़े होते हैं, उन्हें अलग अलग लाइनों में बैठा दिया जाता था। तमन्ना और मैंने काफ़ी सारे सिपारा एक ही साथ हिज किया था, लेकिन फिर हमें वह मोहल्ला छोड़ दिया और हम नए मोहल्ले में आकर आबाद हो गए। इसलिए मुझे पिछले मोहल्ले में मुलातिक किसी भी बात का कोई भी इल्म नहीं था। लेकिन आजकल नसीम की ज़ुबान पर जब तमन्ना की मुलाती सुना तो बहुत ही दुख हुआ। मैंने तमन्ना की मौत के मुताबिक अंकल नसीम के एक सवाल किया था। अंकल एक गहरी सांस भर के रह गए थे, फिर कहने लगे कि फतह के घर आना, बैठकर बात करेंगे, तुम्हें सब कुछ बताएंगे। पीछे एक बहुत ही बड़ा राज है जो मैं किसी को नहीं बता सकता, लेकिन अब यह बोझ मैं अंदर अंदर नहीं उठा सकता, क्योंकि यह मुझे मार डालेगा और मैं चाहता हूँ कि मैंने अपना दुख किसी के आगे बताए कर दूँ। मैं बिल्कुल तनहा हो गया हूँ। तुम तो जानते ही हो, तमन्ना मेरी इकलौती बेटी थी। वह इस तरह मुझे छोड़ कर गई है। मेरे तो घर की वैरान हो गया है। सारे वक्त अकेले रहता हूँ। मेरे घर में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता। तुम आओ तो मांझे के बातें दोआएंगे। मैं इनके वादा करेंगे कि आपको पूरी बात बताएंगे।
मैंने कहा कि आपके घर में जल्दी ही तस्लीम लाऊंगा। जहाँ में बहुत ही ख्याल पैदा होने लगे थे कि तमन्ना की मौत पर पीछे ऐसा कौन सा राज होगा जिसे इसके वक्त से पहले ही इसे मौत के मुंह में और इसके बाप के इस कदर निहाल और बूढ़ा कर दिया है। मैं अंकल को इस गाड़ी में बिठाकर खुद अपने घर की तरह रवाना हो गया। इसके बाद मेरे 2 दिन बड़े मासूफियत को गुजरे और फिर मुझे तमन्ना का ख्याल आ गया कि मुझे तमन्ना की मौत पर बहुत तज हुआ था, क्योंकि अंकल की बातों ने मुझे गहरी सोच में डाल दिया था। वह कह रहे थे कि तमन्ना की मौत के पीछे एक बहुत ही बड़ा राज है। इसलिए मैंने आज ही उनके घर जाने का फैसला किया। मैंने जल्दी जल्दी अपने काम निपटाया और पुराने मोहल्ले की तरफ रवाना हो गया मोहल्ले में दाखिल हुआ था कि कुछ पुराने लोग भी मुझे नज़र आने लगे। हर कोई मुझे पहचाना था। तभी मेरे हाल चाल पूछने लगे। मेरे बचपन का दोस्त इमरान भी मुझसे पहचान कर मेरे पास चला आया। इसके मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने इसे बताया कि मैं यह अंकल नसीम के घर जाने के लिए आया हूं, तो इसे चेहरे का रंग बदल गया। वह इत्तेफाक से मेरे करीब हुआ और कहने लगा, इतने सालों के बाद तुम अंकल नसीम का ख्याल कैसे आ गया? कहीं तुम भी तमन्ना के बारे में जानने के लिए यहाँ नहीं आया हो? इसलिए बातें सुनकर मैंने उछल पड़ा कि तुम कहना क्या चाहते हो। धीरे से मुस्कुराया और कहने लगा, यह तो पूरा मोहल्ला ही तमन्ना के बारे में बातें करता है। कोई भी नहीं जानता कि तमन्ना के अचानक मौत कैसे हो गई। सुनने की तो कोई इसे गुस्ल देने को भी तैयार नहीं था। कई गुस्ल वाले औरत ने साफ इनकार कर दिया था। इसलिए मुझे लगा कि कहीं तू भी तो यही पूछने के लिए नहीं आया है इसके साथ क्या हुआ था। मुझे अपनी दोस्त की बातें पे कुछ समझ तो नहीं आई थी, लेकिन एक मशहूर लड़की के बारे में इस तरह की बातें करना मुसानिसी नहीं था। इसलिए मैंने इनकार में सर हिला दिया। कहा कि नहीं, मुझे तमन्ना की मौत के बारे में कुछ इल्म। मैंने सारी बात मोहल्ले कर दी थी और अपने दोस्त की इजाज़त लेकर अंकल के घर पहुंच गया। मुझे लगा था कि शायद वह झूठ बोल रहा हो, यह बात को बढ़ाकर चढ़ाकर पेश कर रहा हो। आजकल के मरने वाले के पीछे लोग इसी तरह की बातें करने लगते हैं। भला कोई गुल्स देने वाली औरत मैयत को गुल्स देने के इनकार क्यों कर सकती है? मुझे दरवाजे पर देखकर अंकल बहुत ही खुश हुए। इसके उदास चेहरे पर रौनक आ गई। वह मुझे लेकर अंदर आए। कुछ देर हाल अहवाल पूछे, फिर बाद में अंकल ने तमन्ना के बारे में बताना शुरू कर दिया। अंकल ने बताया कि इसकी बातें सुनकर दंग रह जाएंगे। वह बात रहे कि तमन्ना ने कुरान पाक बहुत ही अच्छी तरीके से हिफ्ज कर लिया था, लेकिन घर का हालात देखते हुए उसने उसके घर के जाकर लड़कियों को कुरान पाक की तालीम देना शुरू कर दिया। लेकिन फिर अचानक ही ना जाने क्यों वह बहुत ही ज़्यादा खामोश होने लगी। इससे हंसना बोलना छोड़ दिया, बस घर के कामों में मसरूफ़ रहती थी। फिर लड़की को पढ़ाने के लिए जाती इसके होते हुए भी घर के सन्नाटा होने लगा था। इस बात के मैंने बहुत दफ़ा महसूस किया। कई दफ़ा तमन्ना से पूछा कि क्या बात है, तुम इतनी खामोश क्यों रहती हो, क्या कोई परेशानी है? तब वह हंसकर टाल देती और कहती कि कुछ नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं है। इससे सर पर माँ का साया नहीं था और मैं बाप होने की वजह से हर बात खुलकर भी नहीं पूछ सकता था। इस बात को भी दिए गए रोज़ गुजरते गए मेरे पास अमिताभ साहब को फ़ोन आया, जिनकी बेटी को तमन्ना कुरान पाक की तालीम देने के लिए जाया करती थी। वह कहने लगे कि कई दिन हो गया है तमन्ना हमारे घर पे नहीं आ रही है। इनकी यह बात सुनकर बहुत ही हैरान रही, क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम था कि तमन्ना तो रोज़ ही बच्चियों को पढ़ाने की पाबंद थी और इसके घर जाया करती थी। मैंने आमिरीन साहब से तो कहा कुछ नहीं क्या कहा, लेकिन जब मैंने दफ्तर से घर पे वापस आया तो देखा कि तमन्ना घर पर ही मौजूद थी और मुझे देखते ही वह चाय बनाकर मेरे पास आ गई। मुझे लगा कि जैसे ही वह मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। मैंने तमन्ना से पूछा, बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है? वह पाबंद से सबके घर पे जाती है ना? तमन्ना मुझसे झूठ बोल के कहने लगी, वह पाबंद से बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती है। और यह सुनकर चौंक उठा। मैंने फिर बताया कि बातों पे आमिरीन साहब की बेटी का भी पूछा। इसके कहा कि मैं वह से रोज़ पढ़ाने के लिए इसके घर जाती हूँ। मुझे तमन्ना की झूठ हारगिज तब नहीं हुआ। मैंने हैरान रह गया, आखिर यह मुझसे झूठ क्यों बोल रही है, क्योंकि तमन्ना तो कभी झूठ नहीं बोलती थी। इसलिए इस बातें से
इस बात की मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानी कर दी थी। तमन्ना ने मुझे झूठ क्यों कहा, जबकि मैं तो जान चुका था कि वह अमरीना साहब के घर नहीं जा रही है, जाना चाहती है, तो इसे धीरे लफ्ज़ से पूछ सकता हूँ कि झूठ क्यों कह रही हो। मगर मैंने शर्मिंदा नहीं करना चाहता था और ना ही कोई ऐसी बात करना चाहता था जिससे हम दोनों बाप बेटी के दरमियान दूरियां पैदा हो जाए, क्योंकि इसकी माँ का बहुत साल पहले ही इंतकाल हो गया था और मैंने इसकी ज़िंदगी में माँ की कमी को पूरा करने की कोशिश भी थी। इसलिए मैंने खामोशी इख्तियार कर लिया, लेकिन कहीं न कहीं तज अनु और परेशान के मुतम्मन हो गया। आखिर तमन्ना को झूठ बोलने की क्या ज़रूरत पेश आ गई। मैंने तो नज़र रखी शुरू कर दी, लेकिन मुझे कोई भी ऐसा बात नहीं नज़र आई। फिर एक दिन मैंने इसके पीछे किया तो मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। तमन्ना मोहल्ले में किसी भी घर नहीं गई, बल्कि इसने तो मोहल्ले की हदूद पार कर लिया था। मैंने तमन्ना को कभी भी दूर जाने की इजाज़त नहीं दी थी। वह हमेशा मोहल्ले में बच्चियों को ही कुरान पाक पढ़ाने जाया करती। फिर इस वक्त वह कहाँ जा रही है, इसे सोचे मुझे परेशान कर दिया। धीरे धीरे इसके पीछा करने लगे। मैंने देखा काफ़ी दूर वह एक बड़े घर में दाखिल हो गई। मैंने बाहर से रुक कर इंतज़ार करने लगा। घंटों पर घंटे गुजर गए। तब यह 3 घंटे के बाद वह इससे बंगले से निकल आई, वापसी आ गई। इसके मतलब था कि वह मोहल्ले के किसी भी बच्चे को नहीं पढ़ा रही थी, और वह क्यों गई और इसकी बात वाफिल नहीं था। सोचा तो तमन्ना के सब सफ़ा लफ्ज में बात करूं तो पूछूं कि मैंने पीठ पीछे आखिर वह क्या कर रही है। मैंने तमन्ना के पीछे ही घर में दाखिल हुआ और वह मुझे देखकर परेशान हो गई। बोली, बाबा आप इतनी जल्दी कैसे आ गए। मैंने कहा, पहले तुम बताओ कि तुम कहाँ गई थी। पहले तो वह कुछ घबरा गई और फिर कहने लगी, मैं बच्चों को कुरान पाक की पढ़ाने के लिए घर गई थी। मैंने सख्त से कहा कि अच्छा, अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम मोहल्ले में दूर किसी बंगले पर गई थी। मेरी यह बात सुनकर इसके चेहरे का रंग जड़ पड़ा गया। इसके आंखों में आंसू आ गई थी। इसके आंसू देखकर मेरे दिल नरम पड़ गया। मैंने इसके नसरीम पूछा कि अच्छी मुझे बताओ, तुम वहाँ क्यों गई थी, किसके घर में गई थी, वहाँ क्या ज़रूरत थी, आखिर तुम क्या मौजूद थी कि वहाँ। आहिस्ता आहिस्ता कहने लगी थी, उसने बंगले के बच्चे के सिपारा पढ़ाने जाती थी। वहाँ इसे बहुत ही अच्छे पैसे मिले जाते थे। एक ही जगह पर काम करने के इसे ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती थी। वह कहने लगी, अगर मैं अपनी बाती तो आपका इनकार कर देता, मगर आपने मुझे कभी मोहल्ले से दूर जाने की इजाज़त ही नहीं दी थी, इसलिए मैंने आपसे यह बात नहीं की। तमन्ना की यह बात सुनकर मैंने नाराज़ हुआ और कहा कि आज्ञान मुझे बताओ और बगैर कोई काम मत करना। वह रोते हुए मेरे गले से लग गई। फिर एक दिन के बाद मैंने तमन्ना पर ज़्यादा रोक टोक नहीं किया। इस बंगले पर जाने पर कोई भी एतराज़ नहीं किया, क्योंकि मैंने इसकी इतनी आज़ादी देना चाहता था कि वह अपने आप को कैसे कोई कैदी महसूस ना करे। मगर शायद यह मेरी बहुत ही सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने आंखें बंद करके अपनी बेटी की हर बात पर एहतराम किया था। और कुछ ही दिन गुजरे थे कि तमन्ना की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। वह बुखार पे तपने लगी और बिस्तर पर पड़ गई थी। वह ऐसी हालत में भी थी, वह पढ़ने के लिए जाने की जिद करती थी। मैंने बहुत ही मुश्किल से इसे घर पर रखा, इसलिए हालात दिन पर दिन खराब होने लगी। और फिर एक दिन अचानक इसे बुखार के झपटे लगने लगे। देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी दम तोड़ गई। इसकी मौत मुझे हिलाकर रख दिया। और मैंने डॉक्टर को फ़ोन करने पर बुलाया तो डॉक्टर ने कहा कि बुखार दिमाग पर चढ़ गया, इसीलिए झटके वजह से इसकी मौत हो गई। मेरे लिए यह सद बहुत ही बड़ा था। बीबी बाद में बेटी मेरे जीवन का वासिस सहारा थी, अब वो भी मुझे छोड़कर चली जा चुकी थी। मुझे पर तो जैसे क़यामत ही गुजर चुकी हो। लेकिन इसके बाद मुझे बहुत ही बड़ा सदमा मिला। वायद में नहीं कर सकता था। आहिस्ता आहिस्ता मोहल्ले वाले तमन्ना के इंतकाल की खबर पहुंच गई। सभी लोग हमारे घर पे जमा होकर लगे कुछ मोहल्ले की खावियाती कह के मुझे गुल्फ देने वाली औरत का इंतजाम किया जाए। और फिर जब गुल्फ देने वाली औरत आई, तमन्ना के गुल्फ देना शुरू किया, तो ना जाने क्या हुआ कि कुछ ही देर बाद वह चीखती हुई बाहर आ गई। बोली कि वह
तमन्ना को गुल्स नहीं दे सकती है। इससे मेरे आगे हाथ जोड़े वापस चली गई। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा थी कि मैंने फिर किसी दूसरी औरत को इंचवाल करवाया। मोहल्ले की कुछ खवास्ती इसके साथ शरीफ हुए तमन्ना को गुल्स देने के लिए, तो लेकिन वह सब चीखती हुई बाहर आ गई। मुझे कहा कि तमन्ना की टांगे पर बहुत ही बड़ा सांप बैठा हुआ है। वह सब खवास्ती मेरे घर पे भाग गई। मेरी बेटी के बारे में लोग बहुत थे बताया, बातें बनाना शुरू कर दिया। एक ही आहिस्ता आहिस्ता मेरे घर खाली हो गया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। फिर जब मैंने देखा तो मेरी बेटी की कोई गुल्स नहीं देना चाहता, तो मैंने खुद ही यह फैसला किया कि मैं अपनी बेटी को गुल्स भी खुद दूंगा और इसकी तय फिर भी अकेले करूंगा। मैं अपनी बेटी को बहुत ही नाजुक के पालन था। मैं यह कैसे मुसीबत में सकता था कि मेरी बेटी की ज़िंदगी यह आखिरी और नियावित है, ज़रूर रहम मातू फरमाएं आह अधूरी रह जाए, इसे नियत और जाने लगा। फिर अचानक मेरी ख्याल मेरे घर आई। मैंने इसे सारी बात बता दी। हाफिज कुरान और माँ बहुत अल्लाह वाली थी। इसे वही बैठकर सूरे वाक़या पढ़ी और अकेले ही मेरी बेटी की गुल्फ देने लिए अंदर चली गई। और फिर जब गुल्फ देने के बाद वह बाहर आई तो इन्हें मुझे बताया कि वह मेरे लिए बड़ी ही हैरान कुफ थी कि इन्होंने मेरी बेटी की टांगे पर कोई सांप नहीं देखा, बल्कि उसने कहा गर्दन के पास एक निशान था। क्या दीवानी हो गया निशान के लेकर। वह निशान मेरी बेटी की गर्दन पे कैसा आया था। मेरी बेटी तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान की, वह हाफिज कुरान थी, फिर वह कायदात में कैसे हो सकता है। ख़याल में बताया कि इसके अलावा इसके पूरे जिस्म पर ऐसा निशान थे जैसे कोई इस पर जुल्म करता रहा हो। खाला की यह बात मेरे लिए रोंगटे खड़े कर दिए वाली थी। मुझे बिल्कुल भी नहीं अंदाज़ था कि खाला के गुल्फ देने के बाद मेरे सामने यह राज खुल जाएगी। अकेले ही इसकी तदफीन का बहतराम किया गया। कोई मर्द इसके जनाजे पर शरीफ नहीं हुआ। यह सोचकर खामोश रह गया। यह बात किसी को नहीं बताया, वरना मेरी मसरूम बेटी का इजाज़त दागदार हो जाती। लेकिन मुझे यह बर्दाश्त ना हुआ। मैंने अपने एक दोस्त का सहारा लिया। वह पुलिस वाले को मैंने सारी बात इसे बताई थी। इसने इसे बड़े बंगले वाले खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दिया और फिर कार्रवाई शुरू हो गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे राज खुलने चले गए। पता चला कि लोगों ने तमन्ना को लालच देकर अपने घर पे बुलाया और कहा कि वो अपने बच्चे को कुरान पाक की तालीम दिलवाया चाहता था। तमन्ना इसके झांसे में आ गई। सोचने लगी इस तरह मेडिकल की तालीम के लिए पैसा जमा हो जाएगा। दरअसल वह डॉक्टर बनना चाहती थी, इसलिए वह खामोशी से इसे घर जाकर बच्चे को तालीम देने के लिए दरअसल वह तमन्ना के अपने जाल में फंसा रहे थे। जब जब कुछ अरसे बाद इन्होंने अंदाज हो गया कि तमन्ना हाफिज कुरान है, वह अब इसे झांसे में नहीं आ सकती और वह इसे अकीरेफ्ट में जानवर जैसे जांच दौर फिर इसे ब्लैकमेल किया हुआ। इसे आपके देश शामिल में आ गए, वरना सारे ज़माने तुझे बदनाम कर देंगे, तुझे सारे ज़माने में रुआट कर देंगे। बेचारी तमन्ना जवान लड़की खौफ ज़्यादा गई। वह अपनी इज्जत के हाथों में मजबूर हो गई थी। ऊपर से इसे तरह से खौफ था कि मेरी बदनामी मेरे अब्बू की जान न ले ले, इसलिए वह सब कुछ बर्दाश्त करती रही, किसी से कुछ ना कहा। जैसे वह लोग कहते तमन्ना वैसे ही करती। इसे ज़बरदस्ती मर्जिया का कलाम पढ़ाया और इस गर्दन पे अहमदी का एक निशान भी था। वह बहुत ही ज़्यादा दुख में थी। इसे मालूम था कि वह गलत रास्ते पर चला जा रही है, इसलिए वह अंदर अंदर घुसने लगी थी। शदीद बुखार में मुतब्बा हो गई थी। बुखार में वह कुरान पाक की तिलावत करते हुए इसके मेरी गोद में तोड़ता था। अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं बेटी मुसलमान थी वह, और इस्लाम की हालत में इसे इस दुनिया से गई, क्योंकि वह दिल की कानिदार थी हुई थी। इसे जुल्म करने के कारिदार बनाया गया था, मगर इस बात पे शायद दुनिया वाले कभी एहतराम ना करते हुए, इसलिए मैंने खामोशी आहिस्ता कर लिया। आहिस्ता मेरी बेटी मुजरालिम ने जेल में लाखों पीछे जा चुके थे, यह कहकर अंकल खामोश हो गई। इसे आंखों में आंसू आ गई थी। इस दर्द अच्छी तरह से समझ सकते थे। कुछ काफिरों ने बड़ी बेतरहमी से इनकी जवान बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। मैंने अंकल नसीम को बहुत ही हौसला दिया। इन्होंने कहा कि मैंने अपने मामला अल्लाह के हवाले कर दिया है। रोज़ अपनी बेटी की कब्र पर जाता हूँ और इसकी मगफिरत के लिए दुआ मांगता हूँ। मुझे यकीन है कि अल्लाह पाक हमारी नियमत को देखते हुए और मेरी बेटी को बिल्कुल बाज और ठीक कर देंगे। नेक नियम की बेटी की हाफिज कुरान थी और बच्चे को दीनी तालीम दिया करती थी। और ये बहुत ही अजीब कहानी है। और दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग से